नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत हम इस समाज शास्त्र वाली सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख समाज शास्त्रीय विचारों की इस सीरीज में दोस्तों हमारा ये आज का लगभग सेकेंड लेक्चर होने जा रहा है। बेसिकली फर्स्ट लेक्चर में हमने इसका सिलेबस एनालाइज किया था, सेकेंड लेक्चर में हमने अगस्त कामटे के जीवन परिचय पर डिस्कस किया था, और आज के सेशन में हम देखेंगे कि अगस्त काम्टे ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं समाज शास्त्र के क्षेत्र में, जिससे दोस्तों हमने उनके वर्गीकरण का सिद्धांत या फिर संस्तरण का सिद्धांत या तीन स्तरों के नियम के नाम से हम इन सिद्धांतों को जानते हैं, उन पर हम आज विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस लेक्चर के बाद में आपको अगस्त काम्टे के सभी पहलुओं से आप भली-भांति रूप से परिचित हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। दोस्तों शुरुआत करें उससे पहले थोड़ा सा छोटा सा एक ऐड है कि आप कोई भी छात्र अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे यूपीएससी, पीएससी, एसएससी वगैरह, कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके लिए हमारे ही द्वारा एक अन्य प्लेटफॉर्म बना दिया गया है यूट्यूब पर, प्रज्ञान हिंदी जीके, जिसको ज्वाइन करने से दोस्तों आपको सभी लेक्चर, आपको सभी सब्जेक्ट के लेक्चर आपको वहां कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे, और साथ में आपको वहां पर रीड आउट करने के लिए, पढ़ने के लिए पुस्तकें या फिर नोट्स, क्लास नोट्स भी आपको कंटिन्यूसली प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। शुरुआत करें दोस्तों तो बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत आप सभी जानते हो, बीए थर्ड ईयर के सिलेबस के अंतर्गत हम इस स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं, सिलेबस को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें पहली इकाई के अंतर्गत पहला टॉपिक ही हम कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, और देख लेते हैं कि आज का हमारा पूरा सारांश क्या है, आज के लेक्चर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो अगस्त काम्टे को हम इन तीन बिंदुओं के माध्यम से कवर करने का प्रयास करेंगे। पहले हम बात करेंगे संस्थान क्या है, उसका वर्गीकरण जो किया है इन्होंने, वर्गीकरण का सिद्धांत जो है वो क्या है काम्टे साहब के द्वारा। दूसरा हम देखेंगे कि विज्ञानों का संस्करण क्रम क्या दिया है इन्होंने, और त्रिस्तरीय नियम क्या है, सिद्धांत क्या है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो को पॉज करके ये सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज के टॉपिक से संबंधित, इनको एक बार पढ़ ले, जिससे कि आपका जो है आपकी आगे की यात्रा बहुत इजी हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं सेशन को, शुरुआत करते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों संस्तरण या वर्गीकरण के प्रमुख सिद्धांत की। तो काम्टे साहब ने समाज शास्त्र को अच्छे से समझने के लिए, या कहें कि समाज की जो का अध्ययन करने वाले जो विज्ञान है, उनको समझने के लिए उनका वर्गीकरण किया है, और ये वर्गीकरण उन्होंने दो सिद्धांतों के आधार पर किया है। उसमें प्रथम सिद्धांत है दोस्तों निर्भरता का सिद्धांत। क्या है निर्भरता का सिद्धांत? मतलब ये कि कौन सा विज्ञान किस विज्ञान पर निर्भर है। ठीक है ना। और सेकंड जो दूसरा सिद्धांत है दोस्तों वो है घटती हुई सामान्यता, मतलब कि आसान से कठिन की ओर, है ना, समानता से सामान्यता से कठिन की, ये जटिलता की ओर। ठीक है, तो ये दो सिद्धांत उन्होंने दिए हैं। तो आइए आगे चलते हैं, एक एक को हम डिस्कस, मतलब एक एक को सेपरेटली थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, जिससे आपको प्रत्येक सिद्धांत बहुत अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे निर्भरता के सिद्धांत पर। दोस्तों निर्भरता के सिद्धांत का मतलब ये व्यवहारिक रूप से समझ लीजिए, स्लाइड आपके लिए है, आप पढ़ते रहना। ठीक है, सबसे पहले सुनिए, उसके बाद में स्लाइड को पढ़ना। निर्भरता का सिद्धांत का अर्थ यह है, अगस्त काम्टे साहब के अनुसार, काम्टे ने कहा है कि जो विज्ञान सबसे पहले आया वो किसी पर निर्भर नहीं था, बल्कि उसने खुद की क्षमता के आधार पर उसने जो है अपना कार्य किया। ठीक है, अब उसके बाद जो विज्ञान आया वो उससे पहले आने वाले विज्ञान पर निर्भर था। उसके बाद फिर जो तीसरा विज्ञान आया वो उन दोनों विज्ञानों पर निर्भर था। फिर जो चौथा विज्ञान आया वो उन पर निर्भर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि निर्भरता का सिद्धांत जो उन्होंने प्रस्तुत किया, उसमें यही कहने का प्रयास किया है कि जो विज्ञान, समाज का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान पहले आया था वो किसी पर निर्भर नहीं था, लेकिन उसके बाद में जो विज्ञान आते गए वो धीरे धीरे और डिपेंडेंट होते चले गए, दूसरे विज्ञानों पर निर्भर होते चले गए। मतलब ये कि जो विज्ञान जितना पुराना है वो विज्ञान उतना ही कम निर्भर है, और जो विज्ञान जितना ज्यादा नया है वो उतना ही ज्यादा अन्य विज्ञानों पर निर्भर है। इसको एग्जाम्पल के रूप में ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, क्या आप अर्थशास्त्र को बिना गणित के पढ़ सकते हो? अगर हम अर्थशास्त्र से सभी गणित के डाटा को निकाल के साइड में कर दे, तो क्या अर्थशास्त्र का सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर सकते हो? तो आप सभी बोलेंगे नहीं सर, अर्थशास्त्र हम बिना मैथ्स की सहायता के पढ़ ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रत्येक विज्ञान किसी न किसी पर निर्भर जरूर होता है, लेकिन जो सबसे पहले आया वो किसी पर निर्भर नहीं था। जैसे कि गणित, अगर हम गणित की बात करें तो गणित दोस्तों टोटली किसी पर भी निर्भर नहीं था काम्टे साहब के अनुसार। वो हम देखेंगे अगले सिद्धांत में,
आसान से कठिनता की ओर वाले सिद्धांत में। ठीक है ना। अब इस स्लाइड को एक बार पढ़ना, अब आपको पूरा समझ आएगा ये। चलिए थोड़ा सा हम इससे गायब भी जाते डिस्प्ले से। कांटे द्वारा प्रतिपादित इस नियम के अनुसार विज्ञान की प्रत्येक नई शाखा, अभी बता आपको, पुरानी शाखा किसी पर निर्भर नहीं, नई शाखा निर्भर रहेगी। ठीक है ना। तो नई शाखा, विज्ञान की नई शाखा अपने से पहले आने वाले विज्ञान पर आश्रित होती है, मतलब निर्भर होती है। ठीक है ना। तो इस नियम के अनुसार या इस सिद्धांत के अनुसार जो विज्ञान सबसे पहले आया वह किसी पर निर्भर नहीं था। इस प्रकार से प्रत्येक नया विज्ञान पहले विकसित हुए विज्ञानों पर निर्भर होगा और इसी क्रम में विज्ञान की प्रत्येक शाखा की निर्भरता में वृद्धि होती जाएगी। ठीक है। तो यही कारण है कि कांटे इस निर्भरता को वृद्धि क्रम का सिद्धांत कहते हैं। वृद्धि क्रम का सिद्धांत, याद रखिए, वृद्धि क्रम का सिद्धांत कहते हैं। जो विज्ञान जितना अधिक पराश्रित होगा, मतलब आश्रित होगा किसी और पर, वह उतना ही नया विज्ञान होगा। क्लियर हुआ इससे? क्या कहा इन्होंने कि जो विज्ञान जितना पुराना होगा, या कहें कि जो विज्ञान जिस पर ज्यादा आश्रित होगा वो नया विज्ञान होगा, और जो कम आश्रित होगा वो उतना ही पुराना होगा, और जो बिल्कुल आश्रित नहीं होगा वो सबसे पुराना होगा। क्लियर हुआ ये वाला? ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता का सिद्धांत। घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता का सिद्धांत क्या है? तो चलिए इसमें भी दोस्तों वही टर्म है, थोड़ा समझने का प्रयास करना। जो जितना, देखिए, जो प्रारंभ में जो सिद्धांत आया है, जो प्रारंभ में सिद्धांत आया, प्रारंभ में जो भी माफ करना विज्ञान, जो विज्ञान आता है प्रारंभ में जो किसी पर निर्भर नहीं था, तो वो आसान तथ्यों की कभी का विवेचन करेगा, मतलब आसान तथ्यों का अध्ययन करेगा। ठीक है। तो उसके बाद जो नया विज्ञान आएगा तो वो और थोड़े उसका जो विषय वस्तु है वो और जटिल होती चली जाएगी। उसके बाद और जैसे कि जो जो भी विज्ञान आज आधुनिक समय में आ रहे हैं, तो उसकी विषय वस्तु उससे जटिल है जो पहले आया था, है ना। मतलब पहले आने वाले विज्ञान की जो विषय वस्तु होगी वो आसान होगी, और नया जो विज्ञान आएगा उसकी विषय वस्तु उतनी ही जटिल होती चली जाएगी। ठीक है। आइए अब थोड़ा सा स्लाइड को पढ़िए, अब क्लियर होगा। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक विज्ञान की स्थिति उसकी विशेष सामग्री के आधार पर तय की जाती है। किस पर? विशेष सामग्री के आधार पर। ठीक है। विशेष सामग्री के आधार पर तय की जाती है। जिस विज्ञान की विषय वस्तु जितनी सरल होगी, जितनी सरल होगी, हम कह सकते हैं कि वो विज्ञान उतना ही पुराना होगा, उतना ही पुराना होगा, मतलब कम आश्रित होगा। क्योंकि सरल तथा सामान्य घटनाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान पहले आया। ठीक है ना। जबकि विज्ञान की विषय वस्तु जितनी जटिल होगी, जितनी जटिल होगी, वो विज्ञान दूसरों पर आश्रित होगा, निर्भर होगा, अर्थात वो नया विज्ञान होगा। क्योंकि समाज के विकास और विज्ञान की प्रगति के साथ जटिलता भी बढ़ती जाती है। क्लियर हुआ तथ्य? एकदम क्लियर हो गया ना। ठीक है। तो इन नियमों से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि विज्ञान अस्तित्व में आया वह सबसे अधिक सामान्यता, मतलब अर्थ क्या हुआ इसका कि जो विज्ञान अस्तित्व पहले अस्तित्व में आया, पहले अस्तित्व में आया, वो सामान्य था या सबसे कम जटिल था, और सबसे कम विषयों के से संबंधित था। कम जटिल होगा तो भाई कम विषयों का अध्ययन करेगा, सीधी बात है ना। और बाद में अगर कोई जो बात विज्ञान बाद में आया वो पहले वाले से थोड़ा कठिन होता चला जाएगा, उसका अध्ययन भी जो है सामान्य से अब थोड़ा सा असामान्य होता चला जाएगा, थोड़ा जटिल होता चला जाएगा। क्लियर हुआ? तो दोस्तों अभी हमने बात की संस्करण की, जो वर्गीकरण किया उन्होंने, तो वर्गीकरण को दो आधारों पर उन्होंने व्यक्त किया है। कौन सा? निर्भरता का सिद्धांत, और दूसरा क्या है? एक निर्भरता का सिद्धांत, और दूसरा क्या है दोस्तों? सामान्यता से जटिलता का सिद्धांत। क्लियर है दोनों? ठीक है। अब हम इसके अगले पक्ष की अगर बात करें तो विज्ञानों का संस्करण क्रम। अब कामटे साहब ने विज्ञानों को संस्करण क्रम, मतलब क्रम दिया है, एक क्रम दिया। उन्होंने बताया कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन सा आया, फिर तीसरा कौन आया। तो इस प्रकार से उन्होंने विशेष करके 6 विज्ञानों का यहाँ वर्णन किया है। 6 विज्ञानों के अंतर्गत पहले बोला कि सबसे पहले जो विज्ञान आया है वो है गणित शास्त्र। कौन सा है? गणित शास्त्र। उसके बाद आने वाला खगोल शास्त्र, फिर भौतिक शास्त्र, उसके बाद रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, फिर समाज शास्त्र। इस प्रकार से 6 विज्ञानों का उन्होंने यहाँ चर्चा की है। लेकिन आगे के अध्ययन में उन्होंने आगे चल करके फिर नीति शास्त्र को भी इसके अंदर जोड़ दिया है। मतलब अब कुल मिलाकर के 1 से लेकर 7 विज्ञानों का एक क्रम उन्होंने बताया है। क्लियर है? तो दोस्तों जो 1 2 3 दिख रहा है ना आपको, ये सिर्फ नंबर नहीं है बल्कि क्रम है। कामटे के अनुसार समाज, इस विज्ञानों का समाज में आने का एक क्रम है। सबसे पहले गणित आया,
खगोल आया, खगोल शास्त्र, फिर भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, और फिर छठे स्तर पर समाज शास्त्र आता है, और आखिरी में अब आता है नीति शास्त्र। ठीक है, तो ये एक क्रम है, ये विज्ञानों का एक क्रम है। अब इनको ही कंप्लीटली अंदर चल के एक एक विज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारा ये आज का कंसेप्ट पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा और एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले हम बात करें गणित शास्त्र की। तो दोस्तों अब इसमें कुछ भी व्यवहारिक समझने जैसा कुछ ये नहीं है, स्लाइड को पढ़ेंगे इतने में ही आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। कांटे के अनुसार प्राचीन, प्रथम या आधारभूत या दोष रहित, चार शब्दों का इस्तेमाल इन्होंने किया है। सबसे पुराना, सबसे पहला और सबसे आधारभूत। आधारभूत मतलब बिना किसी पर आश्रित तो हुए और दोषों से रहित अगर कोई विज्ञान है तो वो कौन सा विज्ञान है? काम्टे के अनुसार गणित शास्त्र। गणित शास्त्र इसे वे पूर्ण विज्ञान मानते हैं। क्या मानते हैं? पूर्ण विज्ञान मानते हैं। ये एक मौलिक उपकरण है और समस्त विज्ञानों का विकास इसी मौलिक उपकरण के आधार पर हुआ है। गणित के सहारे के अभाव में सभी विज्ञान पंगु है। क्या कहा उन्होंने कि चाहे इस दुनिया का कोई सा भी विज्ञान उठा लीजिए जो समाज का अध्ययन करते हो, अगर उसमें से हम अगर गणित को हटा दें तो कोई सा भी विज्ञान अपना काम पूरा नहीं कर पाएगा, वो पंगु उसके बिना। ठीक है, इसलिए कहा गया कि गणित ही सबसे पुराना विज्ञान है, जो एक प्राथमिक उपकरण है। प्राथमिक उपकरण किसको कहते हैं? जिस पर उसकी आधार, जिस पर अन्य की आधारशिला जमी हुई हो। क्लियर है। नेक्स्ट वन बात की खगोल शास्त्र की। तो कांटे ने प्राकृतिक घटनाओं को दो भागों में डिवाइड किया है। दो भागों में डिवाइड किया है। पहला भाग क्या है? एक तो है अजैव घटनाएं और दूसरी है दोस्तों जैविक घटनाएं। कौन कौन सी? अजैव घटनाएं और जैविक घटनाएं। अब हम चूंकि हम यह बात कर रहे हैं समाजशास्त्र की अजैविक घटनाओं की, तो उन्होंने अब यहाँ पर अजैविक घटनाओं को भी दो भागों में तोड़ा है। पहले में उन्होंने खगोल की बात की है और दूसरे की बात की उन्होंने स्थल की बात की है। ठीक है ना, एक में खगोल की और एक में स्थल की बात की है। ठीक है, तो खगोलीय घटनाओं में अत्यंत सामान्य घटनाएं होती है। अब चूंकि हम खगोल शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो जो खगोल शास्त्र के अंतर्गत जिन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है वो घटनाएं बिल्कुल सामान्य घटनाएं होती है, जिनका संबंध किससे होता है दोस्तों? तो इस हम खगोल शास्त्र के अंदर क्या पढ़ते हैं भाई? सूर्य से संबंधित घटनाएं पढ़ते हैं, चांद तारों से संबंधित घटनाएं पढ़ते हैं, पुच्चल तारों से, उल्का ग्रह उपग्रहों से, अर्थात हम कुल मिलाकर के भौतिक भूगोल की यहाँ बात करते हैं, ब्रह्मांड की हम यहाँ बात करते हैं। ठीक है ना। तो इसके अलावा इसमें भूमिस्थ पदार्थ होते हैं, इसकी तुलना में अधिक यथार्थता और जो है निश्चितता पाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैविक अजैव घटनाओं के अंतर्गत जिस हम खगोल की बात करते हैं, तो उस खगोलीय अध्ययन में भौतिक अध्ययन की अपेक्षा अधिक निश्चितता पाई जाती है। और खगोल शास्त्र के द्वारा हम सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और यह कहें कि अन्य ग्रह आदि नक्षत्र गतिविधियों का ज्ञान भी हम खगोल शास्त्र के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो अब देखिए, जब खगोल शास्त्र आया दोस्तों तो ये सेकंड होगा। क्यों होगा? तो खगोल शास्त्र में गणित का उपयोग किया गया है। खगोल शास्त्र के अध्ययन में गणित का उपयोग किया गया, इसलिए हम ये तो कहेंगे कि गणित पर निर्भर है, मतलब गणित इससे पहले आया होगा। ठीक है ना। गणित के तुरंत बाद में खगोल आया होगा, क्योंकि जो अन्य विज्ञान है, जब हम बात जैविक घटनाओं की बात करेंगे तो जैविक घटनाएं किस पर आधारित होगी? अजैविक घटनाओं पर आधारित होगी, है ना। तो इसके बाद का जो क्रम उन्होंने बताया था खगोल शास्त्र का बताया, उसके बाद फिर बोला इन्होंने भौतिक शास्त्र का। तो भौतिक शास्त्र में भौतिक घटनाओं के भौतिक स्वरूप का और रसायन शास्त्र में उनके रासायनिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। भाई ये तो पहले से हमें निश्चित है कि अगर हम भौतिक शास्त्र पढ़ रहे हैं तो भौतिक घटनाओं का अध्ययन यहाँ देखने को मिलेगा, और रसायन शास्त्र पढ़ रहे हैं तो उन्हीं घटनाओं का रसायन वाला पक्ष हमें पढ़ने को मिलेगा, है ना। तो काम्टे ने कहा है कि रासायनिक जो घटनाएं होती हैं भौतिक शास्त्र के नियमों पर आधारित होती है। किस पर? भौतिक शास्त्र के नियमों पर। जितनी भी रासायनिक घटनाएं होती है वो भौतिक शास्त्र के नियमों पर आधारित होती है, लेकिन भौतिक शास्त्र के जो नियम है, वो रासायनिक घटनाओं पर से प्रभावित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर भी इन्होंने ये कहा है कि भाई खगोल शास्त्र के बाद में अगर कोई विज्ञान आने वाला है तो दो विज्ञान यहाँ पर लाइन में खड़े हुए थे, एक था भौतिक शास्त्र और एक था रसायन शास्त्र। तो यहाँ पर काम्टे साहब ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि साहब रासायनिक घटनाएं भौतिक घटनाओं पर निर्भर होती है, लेकिन भौतिक घटनाएं रासायनिक घटनाओं पर निर्भर नहीं होती है। हम इसलिए हम यहाँ पर आसानी से कह सकते हैं कि रसायन शास्त्र से पहले कौन आया? भौतिक शास्त्र आया। क्लियर है ना।
ठीक है। तो इसी प्रकार से आप थोड़ा सा अब हम आप इसके जस्ट बाद में कौन आएगा, रसायन शास्त्र आएगा। तो रसायन शास्त्र मतलब इसके अंतर्गत पदार्थों का रासायनिक संरचना की बात की जाती है, रासायनिक संरचना की, और रासायनिक प्रक्रिया, रासायनिक स्वरूप, इन सबका अध्ययन किया जाता है। मतलब कुल मिलाकर रासायनिक घटनाओं की बात यहाँ पर की जाती है, इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तो रासायनिक प्रक्रियाओं पर भौतिक प्रक्रियाओं का प्रभाव पड़ता है, गणित का भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए रसायन शास्त्र का स्थान भौतिक शास्त्र के बाद आता है, ये हम देख ही चुके हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे प्राणी शास्त्र। प्राणी शास्त्र, तो दोस्तों प्राणी शास्त्र में काम्टे ने जैव घटना, देखिए प्राणी शास्त्र मतलब जैविक घटना है ना। एक अजैविक घटनाओं को हमने खगोल शास्त्र में देखा, भौतिक शास्त्र में देखा, रसायन शास्त्र में देखा, किसको देखा हमने भाई, अजैविक घटनाओं को। अब जैविक घटनाओं की जब हम बात करेंगे तो जैविक घटनाओं किसमें पढ़ना आपको मिलेगा, प्राणी शास्त्र के अंदर। तो इन्होंने जैव घटनाओं को जो भागों में बांटा है दोस्तों, उसमें व्यक्तिगत और सामूहिक, व्यक्तिगत और सामूहिक ये दो भाग हैं विशेष करके, जिसमें जैविक घटनाओं की बात की गई है। तो व्यक्तिगत जैव घटनाओं के अंदर कौन कौन आएंगे, व्यक्तिगत जैव घटनाओं में मानव आएगा, पशु आएगा, वनस्पति जगत, इन सबसे संबंधित या इनके समस्त शारीरिक शारीरिक रचनाएं या प्रक्रियाएं आ जाती है। किसमें किसमें व्यक्तिगत जैव घटनाओं में। व्यक्तिगत जैव घटनाओं में व्यक्ति से संबंधित, पशुओं से संबंधित, वनस्पति या इनके शारीरिक जो रचना है उससे संबंधित अध्ययन यहाँ पर इसमें किया जाता है, व्यक्तिगत अध्ययन के अंतर्गत। इसके अलावा इस जिनका अध्ययन जो प्राणी शास्त्र के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। और विज्ञान गणित, देखिए अब यहाँ पर विज्ञान गणित, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, ये सभी पर निर्भर होते हैं। काम्टे का मत है कि अन्य विज्ञानों के, देखिए अब यहाँ पर जो आपने देखा ना, व्यक्तिगत व्यक्तिगत जो अध्ययन है, व्यक्तिगत अध्ययन के अंदर क्या देखा हमने, मानव, पशु या फिर कहें कि वनस्पति, इनकी शारीरिक रचना की बात की जाती है। और जब सामूहिक अध्ययन की हम बात करते हैं तो सामूहिक अध्ययन मतलब कि पूरे एक समूह का अध्ययन, मतलब विज्ञान विज्ञान या गणित की बात करते हैं। खगोल शास्त्र किसका अध्ययन करता है, पूरे समूह का अध्ययन करता है। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, ये सब समूह का अध्ययन करने वाले विज्ञान है। ठीक। तो काम्टे का मत है कि अन्य विज्ञानों की अपेक्षा प्राणी शास्त्र सबसे कम निश्चित अवस्था तक पहुंच पाया है। प्राणी शास्त्र जो है अन्य विज्ञानों की अपेक्षा सबसे कम स्तरों पर पहुंच पाया है। प्राणी शास्त्र भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और अन्य सभी विज्ञानों पर आश्रित होता है। क्या ये आश्रित वाला नियम क्लियर हुआ? ठीक है। अब छठे स्थान पर दोस्तों आता है समाज शास्त्र। अब चूंकि समाज शास्त्र आप पढ़ रहे हैं, आपको पता है अच्छे से कि समाज शास्त्र की जो प्रकृति अर्थात जो परंपरा है वो बहुत पुरानी है, जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। लेकिन इतिहास की, जब समाज शास्त्र के इतिहास की बात करोगे तो सबसे नवीन इतिहास आपको समाज शास्त्र का ही मिलेगा, इसमें अगर नीति शास्त्र को हटा दे तो। ठीक है ना। अब आइए समाज शास्त्र को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सामूहिक जैविक घटनाओं का अध्ययन करने वाला अगर कोई विज्ञान है, किसका, सामूहिक जैवीय घटनाओं का। जैवीय घटनाओं, चूंकि समाज में कौन रहते हैं, मनुष्य रहते हैं। तो दोस्तों मनुष्य क्या है, जीवित है ना, इसलिए जैविक घटनाएं होगी इनके अंतर्गत। तो जैविक घटनाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, समाजशास्त्र कहलाता है। यह विज्ञान जो है अन्य विज्ञानों की अपेक्षा सबसे विशिष्ट और सबसे जटिल है, सबसे विशिष्ट और सबसे जटिल है। और इसके पहले वाले में जटिलता, आसान से जटिल, सामान्यता से जटिलता वाले सिद्धांत में आप जान चुके हैं कि जो विज्ञान जटिल होगा वो नया विज्ञान होगा और अन्य विज्ञानों पर सबसे ज्यादा आश्रित होने वाला विज्ञान होगा, है ना। तो इसी प्रकार से काम्टे के अनुसार सामाजिक विज्ञान से संबंधित सभी पक्षों का अध्ययन एक ही विज्ञान के अंतर्गत किया जाना उपयुक्त तो होगा, जिसे वह समाजशास्त्र कहता है। समाजशास्त्र अपने पूर्ववर्ती सभी विज्ञानों पर आश्रित है, इसलिए इसमें सबसे कम निश्चितता पाई जाती है। तो इस प्रकार काम्टे के विज्ञानों के वर्गीकरण के सिद्धांत से स्पष्ट है कि काम्टे ने अपने विज्ञानों के वर्गीकरण के सिद्धांत को विज्ञानों की आश्रितता का उत्तरोत्तर वृद्धि क्रम तथा घटती हुई सामान्यता एवं बढ़ती हुई जटिलता के नियमों पर आधारित किया है। विज्ञान जितना अधिक नवीन होगा उतना ही जटिल और अन्य विज्ञानों पर अधिक से अधिक आश्रित होगा। क्या दोस्तों क्लियर है? ये पूरे 6 विज्ञानों का जो इन्होंने क्रम दिया था, 6 विज्ञानों का जो उन्होंने क्रम दिया था, ये क्रम दोस्तों हम इसमें देख चुके हैं। ये 6 विज्ञानों का क्रम है काम्टे के अनुसार, ठीक है ना। तो इसके बाद में हम बात करेंगे इसके थर्ड पॉइंट की। और इसमें थर्ड पॉइंट, लेकिन इसमें दोस्तों 6 दिया हुआ है, इसको थोड़ा एडिट कर लेना, मिसप्रिंट हुआ है ये 6 की जगह ये थर्ड है ना। तो जिसमें हम देखेंगे त्रिस्तरीय नियमों को। त्रिस्तरीय नियम के अंतर्गत हम देखेंगे काम्टे ने लिखा है
हमारी प्रमुख अवधारणा, हमारे ज्ञान की प्रत्येक शाखा एक के बाद एक 3 विभिन्न सिद्धांत अवस्थाओं से होकर गुजरती है। तो इन्होंने काम्टे ने त्रिस्तरीय सिद्धांत के अंतर्गत यहाँ पर समाज शास्त्र के संपूर्ण अध्ययन को समझने के लिए भी इन्होंने यहाँ पर 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। और वो 3 सिद्धांत देखिए दोस्तों, सबसे बहुत जरूरी है ये, क्योंकि त्रिस्तरीय सिद्धांत बार बार एग्जाम में पूछा गया है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये सिद्धांत, ये जो क्रम है, 3 स्तरों का जो क्रम है ना विज्ञानों का, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक क्रम के अनुसार आपको याद रखना। सबसे पहले देखिए, धार्मिक अथवा काल्पनिक, बहुत ईजी है। और क्योंकि समाज में आप रहते हैं, तो समाज से संबंधित ये सभी घटनाएं जो है ना, ये घटनाएं एक क्रम दे रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें प्राचीन घटनाओं की, फिर हम देखेंगे मध्यकालीन घटनाओं की, और फिर देखेंगे आधुनिक या वर्तमान घटनाओं की, इसकी बात करेंगे। तो तीनों क्रम देखिए, सबसे पहले क्रम में क्या बोल रहा है, धार्मिक घटनाओं की, धार्मिक या फिर काल्पनिक की। क्योंकि धार्मिक, जितनी भी धार्मिक घटनाएं होगी वो सबके सब काल्पनिक होगी, सिर्फ मान लेने वाली होगी, जिसमें सिर्फ इंसान की आस्था जुड़ी होती है। ठीक है। उसके बाद का जो समय आता है, जो क्रम आता है, वो थोड़ा भावात्मक आता है, तात्विक आता है, मतलब उसमें थोड़ा सा विश्वास जागता है। और लास्ट में जो होगा दोस्तों, आधुनिक में होगा, वो तर्कपूर्ण होगा। और तर्क कहां पर चलता है, विज्ञान के साथ में चलता है, मतलब साकारवादी होगा या वैज्ञानिक तर्क होगा, वैज्ञानिक तर्कों पर आधारित होगा। ठीक है ना। तो ये 3 क्रम होंगे इसके सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब एक एक क्रम को थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं, उसी के साथ में हमारा सेशन भी आज का कम हो जाएगा कंप्लीट। धार्मिक या काल्पनिक अवस्था के अंतर्गत देखें हम, तो ये चिंतन सबसे पहली अवस्था थी, ये चिंतन सबसे पहली अवस्था थी। और ये आदिम मानव के चिंतन की अवस्था है, जिसमें मानव मस्तिष्क का पर्याप्त विकास नहीं हुआ होता है। ठीक है, मानव मस्तिष्क का विकास जो है पूरी तरह से नहीं हुआ होता है। और इस स्तर पर मानव ये सोचता है कि समस्त भौतिक घटनाओं के घटित होने का जो कारण है वो क्या है, देवी शक्ति है। ठीक है, मतलब ये कि ये समाज की प्रारंभिक अवस्था है। और इस प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी बुद्धि का इतना इस्तेमाल, इतना प्रयोग नहीं कर पाता है कि वो ये नहीं सोच पाता है कि जो घटनाएं घटित हो रही है वो किसी कारण से हो रही है, बल्कि वो ये मानता है कि जितनी भी जो घटनाएं हो रही है वो सब देवीय प्रभाव से हो रही है, देवीय कारण से हो रही है, देवीय शक्तियों के कारण हो रहा है। ठीक है ना। तो चिंतन के इस स्तर पर मानव प्रत्येक घटना के पीछे ईश्वरीय शक्ति, या कहें कि अलौकिक या देवी शक्ति के होने की बात करता है। और इस स्तर पर मानव ये समझता था कि पेड़ पौधे, नदियां, प्रभाव, वर्षा, तूफान, ये जितनी भी ये घटनाएं हैं, जो प्राकृतिक घटनाएं, ये सभी घटनाएं देवी शक्ति के कारण हो रही है, ना कि किसी विशेष कारण से। ठीक है, तो ये प्रारंभिक स्तर था। सेकंड स्तर की बात करें तो ये भावात्मक स्तर आ जाता है, भावात्मक अवस्था आ जाती है। तो अब थोड़ा सा व्यक्ति की बुद्धि अब थोड़ी सी काम करने लगेगी यहाँ पर। अब थोड़ा सा तर्कपूर्ण तरीके से अपने जो है अपने मानसिक रूप से थोड़ा सा सक्षम होना स्टार्ट करता है। और अब यहाँ थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करते हुए थोड़ा सा जो मानव घटनाओं का जो चिंतन करना स्टार्ट करता है, उसमें थोड़े से तर्कपूर्ण तथ्यों का समावेश करा देता है। तो मानव चिंतन का ये जो स्तर है वो दूसरा स्तर है। और इसमें तात्विक या भावात्मक स्तर इसको कहा जाता है। ये धार्मिक और प्रत्यक्षवाद के बीच की अवस्था है। यह अवस्था पहली अवस्था का संशोधित रूप है। ये जो अवस्था है ये पहली अवस्था का संशोधित रूप है, मतलब उससे थोड़ा सा आगे बढ़कर, है ना। ये अब मानव को ये पता चल जाता है कि प्रत्येक तत्व, या कहें कि प्रत्येक घटना के पीछे सिर्फ ईश्वर का हाथ नहीं है। अब वो उसका कारण खोजने का प्रयास करता है। इस स्तर पर मानव मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाने पर वह अंधविश्वासी नहीं रह जाता, मतलब काल्पनिक घटनाओं में विश्वास नहीं करता है। वह अनेक प्रश्नों का तर्कपूर्ण उत्तर चाहता है, जैसे कि अब अगर कोई ईश्वर की बात करे तो कि ईश्वर कैसा है, उसका आकार कैसा है। अब यहाँ पर वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अब सवालों की एक श्रृंखला खड़ी कर देता है और उन सवालों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है। ठीक है, तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने इस स्तर पर व्याख्या करते हुए लिखा है कि इस स्तर में ऐसा कोई ईश्वर नहीं रहता जो प्रकृति के विभिन्न अंगों को उत्पन्न और निर्देशित करता है, बल्कि यह एक शक्ति है, एक शक्ति अथवा एक रहस्यपूर्ण गुण, जिसकी वास्तविक स्थितियां मानी जाती है, जो साकार वस्तुओं में विद्यमान होते हुए भी उनसे अलग है। उक्त कथन से स्पष्ट है कि इस स्तर पर अलौकिक प्राणी का स्थान अदृश्य शक्ति ले लेती है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट बचा दोस्तों वैज्ञानिक या साकारवादी स्तर। वैज्ञानिक या साकारवादी स्तर, तो अब देखिए लास्ट वाला स्तर है, थर्ड स्तर है। तो इसमें आप खुद ही अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए कुछ समझ सकते हैं कि अब इसमें क्या होगा। इसमें मतलब ये कि पूरी तरह से साइंटिफिक हो चुका है। अब मानव की जो सोच है
वो पूरी तरह साइंटिफिक हो चुकी है। अब यहाँ पर मानव अपने मस्तिष्क का पूरा इस्तेमाल करने लग जाता है। तो काम्टे साहब का भी यही कहना है, काम्टे का कहना है कि अब जो है, अब समाज के चिंतन की ये तीसरी अवस्था वैज्ञानिक या साकारवादी अवस्था है, वैज्ञानिक या साकारवादी अवस्था है। काम्टे ने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा को विकसित किया और विश्व को पूर्णतः विशुद्ध बौद्धिक दृष्टि से देखने का तरीका बताया। अब मानव विश्व की प्रत्येक घटना और प्रत्येक वस्तु पर बुद्धि पूर्वक सोच विचार करने में लगा और दृष्टिकोण को अब उन्होंने वैज्ञानिक बना लिया। ठीक है, तो अतः मानव उस मार्ग का अवलंबन करना चाहता है जिस पर चलकर वह यह कह सके कि उसने जो निष्कर्ष प्राप्त किए हैं वो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। यह मार्ग वैज्ञानिक या साकारवादी या प्रत्यक्षवाद हो सकता है। जो वस्तु जिस रूप में है उस रूप में देखना वैज्ञानिक या साकारवादी चिंतन की विशेषता होती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने अगस्ट काम्टे के तीनों सिद्धांतों को सेपरेटली अच्छे से पूरे विस्तार से डिस्कस किया है। डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ का नोट्स के लिंक मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड करके इसका आप तुरंत रिवीजन लगाएंगे। लेक्चर तुरंत खत्म होने के बाद ही इससे पूरा कंसेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर, और मतलब हमेशा क्लियर हो चुका, समझ चुके हैं। बस एक बार अगर आप रिवीजन लगाएंगे तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे, आगे आपको और ज्यादा कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा दुर्कीम पर होगा, इमाइल दुर्कीम पर, और उनके हम सबसे फेवरेट जो सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है आत्महत्या का सिद्धांत, उस पर बात करेंगे। उसके तुरंत बाद में धर्म का सिद्धांत, इमाइल दुर्कीम के धर्म का सिद्धांत, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो कंटिन्यूसली दोस्तों बहुत जल्दी सेशन कंटिन्यू होने जाए और कंटिन्यू रहेगा। बस थोड़े से आपके सपोर्ट की आवश्यकता है कि आप जो है इसको दोस्तों थोड़ा शेयर करते रहें, शेयर चलता रहेगा। तो सेशन में जितने अधिक लोगों तक ये सेशन प्रोवाइड होगा उतने ही स्पीड से सेशन आते जाएंगे, मिलते जाएंगे आपको, और बहुत जल्दी हम इस चीज को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।